नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आगामी मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। विपक्ष भी आज करेगा मंथन। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस। दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को जवाब देने का आदेश। जम्मू कश्मीर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों के 10 स्थानों पर चल रहा है तलाशी अभियान। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। वाहनों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। एक दूसरे हादसे में बस पलटने से 8 लोग घायल। पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जीता गोल्ड मेडल। अंतिम ने रूस की नतालिया को तो हर्षिता मोर ने जमीला को दी शिकस्त। और अब सभी खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी। विपक्ष के नेताओं का भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे सहित कई दूसरे मुद्दों को सत्र के दौरान उठा सकता है। सरकार मॉनसून सत्र में अहम विधायी कामकाज का एजेंडा भी रखने वाली है, जिसमें सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। और इंडी गठबंधन ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज 7 बजे वर्चुअल आधार पर बैठक बुलाई है, जिसमें मॉनसून सत्र से संबंधित रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अब उसकी स्थिति ढुलमुल बन गई है। जबकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस बैठक में शामिल होने का मन बना लिया है। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है। उधर हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। मंत्री ने विभिन्न पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और जल्दी ही भारत दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में से एक बन जाएगा। Today, as we speak, already we have 6 units which are under construction. The first made in India chip, manufactured in India chip on a commercial scale, will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become
one of the top 5 semiconductor nations in the world in the coming years. और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आम तौर पर लोग जापान, जर्मनी और फ्रांस से आने वाली ट्रेनों पर अधिक भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जब कोई ट्रेन भारत से आए तो उसकी तकनीक बेहतर और लागत कम होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पहली बुलेट ट्रेन का अगस्त या फिर सितंबर 2027 तक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। People will try to put more faith and confidence in trains coming from Japan or trains coming from Germany and France. When a train is coming from India, it has to be better on technology, lower on cost. That's what we are targeting. We are building more than 1,300 stations, right? Complete reconstruction. That is the pace at which we are taking up these stations. Kavach, world's unique automatic train protection system, practically designed here in Hyderabad. I must also mention that the first bullet train project is also rapidly progressing. We should see a bullet train running in 2027, somewhere in August or September. ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का काम किया और उनके विज्ञापनों और वेबसाइट्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुखता दी। अब ईडी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पूरे मामले में ये पहली बार है जब भारत में काम कर रही किसी बड़ी टेक कंपनी को सट्टेबाजी जैसे मामलों में सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जा रहा है। ईडी की यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसमें कई बड़े नामों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी का यह कदम दिखाता है कि जांच अब और बड़े स्तर पर हो रही है। इससे पहले भी कई फिल्मी सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने के मामले में जांच के घेरे में आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में 14 और 15 जुलाई की आधी रात के दौरान उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने मुखर्जी नगर क्षेत्र से 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। लगभग 10 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद इस गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में लिए गए ये बांग्लादेशी नागरिक चोरी की कई घटनाओं में शामिल थे। अब पुलिस इन बांग्लादेशियों की मदद करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। भाषा विवाद के मामले में मुंबई के वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, साथ ही भाषा के आधार पर अलगाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं याचिका में कहा गया है कि यह संविधान की मूल भावना और ललिता कुमारी फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने और तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत अब तक 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जबकि अभी 6 दिन और बाकी हैं। जिन फॉर्म्स को एकत्र नहीं किया जा सका है उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है। एसआईआर के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल मतदाता 7,89,69,844 हैं। अब तक प्राप्त गणना फॉर्म 7,11,72,660 जमा हो चुके हैं, जो कि कुल वोटर का 90.12% है। अब तक अपलोड किए गए गणना फॉर्म 6,85,34,743 है, जो कि कुल मतदाता का करीब 86.79% है। बिहार में 36,86,971 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जो कि 4.67 हैं। संभवतः अब तक मृत मतदाता 12,71,414 हैं, जो कि 1.61% हैं। साथ ही संभवतः स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता अब तक 18,16,306 हैं, जो कि 2.3% हैं।
अब तक पहचाने गए 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता 5,92,273 हैं, जो कि 0.75% हैं। अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के बाद 41,10,213 शेष गणना प्राप्त होने वाले हैं, यानी मात्र 5.2% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए अभी बाकी हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 7,48,59,631 मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जो कि 24 जून 2025 को घोषित किए गए मतदाताओं का 94.68% है। बढ़ेंगे आगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आज से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इस विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी का संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अंतिम पायदान पर हो। विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा शक्ति ही निभाएगी। पीएम मोदी के विकसित भारत बनाने में युवाओं को नशा मुक्त बनाना है, युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाना है। 5 साल में युवा नशा मुक्त हो, हम सब का ये संकल्प है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत और युवा शक्ति में निहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना है। आज एडिक्शन, नशा देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है। ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा और नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाएं। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष गुप्तचर सेवा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाखा ने आज आतंकवादी समूह में भर्ती से जुड़े एक मामले में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। आतंकवादी स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल का पता लगाने के लिए तलाशी ली जा रही है। सीआईए के गांदरबल में 6, बडगाम में 2 और पुलवामा और श्रीनगर में एक जगह पर तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज सुबह शुरू हुई छापेमारी आतंकी अपराधों और आतंकवादी समूहों में भर्ती से जुड़े एक मामले में की जा रही है और इस मामले में तलाशी जारी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी आपातकालीन स्थितियों और सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए हुई इन ड्रिल्स में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सेना, बीएसएफ और नागरिक एजेंसियां शामिल हुईं। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इन अभ्यासों का उद्देश्य दिल्ली की सुरक्षा को और मजबूत करना है। एक दुखद खबर है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ आज। तेज रफ्तार इको कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक कार सवार लोग दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी थाना बलदेव क्षेत्र में हादसा हो गया। इसी तरह से एक और हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक बस पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आगरा और मथुरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी
वो आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई, जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे उनको एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार ने तीव्र गति से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन मछुआरों को इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेशी नौसेना ने हिरासत में लिया था। सूत्रों के मुताबिक 14-15 जुलाई की आधी रात को मोंगला के पास बांग्लादेशी अधिकारियों ने 34 भारतीय मछुआरों को 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों एफबी झोर और एफबी मंगल चंडी के साथ कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने राजनयिकों के माध्यमों से बांग्लादेशी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया और तत्काल काउंसलर पहुंच की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग से संपर्क कर हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। मां भारती के वीर सपूत और 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा के पानी ने घाटों को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब शवदाह घाट पर नहीं बल्कि छत पर किया जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाट की सीढ़ियां और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज जारी बयान में कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, बारिश, आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में एक बयान जारी कर यूरोप को इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपने वैधानिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करता है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। ये हमारे नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा है। भारत का मानना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। यूरोपियन यूनियन द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों में रूसी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में शामिल एक भारतीय रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें रूस के रॉसनेफ्ट की हिस्सेदारी है। प्रतिबंधों के तहत इस रिफाइनरी पर आर्थिक प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और व्यापारिक सेवाओं की रोक जैसे उपाय लगाए गए हैं। चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। ये प्रतिक्रिया उस सवाल पर आई जिसमें
अमेरिका द्वारा द रेसिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का जिक्र था। प्रवक्ता ने कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आह्वान करता है और उम्मीद करता है कि सभी पक्ष मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि एससीओ के तहत आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन पाकिस्तान ही सदैव उसका उल्लंघन करता है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम ने 53 किलो भार वर्ग के फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा को 7-4 से मात दी। अंतिम का यह लगातार दूसरा रैंकिंग सीरीज गोल्ड मेडल है। वहीं भारत के 19 वर्षीय पहलवान हर्षिता मोर ने भी 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जूनियर एशियन चैंपियनशिप चैंपियन हर्षिता ने 4 बार के विश्व चैंपियनशिप मेडलिस्ट जमीला को 10-0 से शिकस्त दी। वहीं मौजूदा विश्व कैडेट चैंपियन नेहा सांगवान को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक मिला। वहीं नीलम ने 50 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और भारतीय क्रिकेटर नवदीप सैनी के मुताबिक इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम बेहद ही संतुलित है। यही नहीं, नवदीप के अनुसार भले ही मैनचेस्टर में भारत का टेस्ट इतिहास अच्छा ना हो, लेकिन बावजूद इसके चौथे टेस्ट में टीम इंडिया पलटवार करने का पूरा मादा रखती है। यही नहीं, नवदीप ने 2 अगस्त से शुरू होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग को लेकर भी अपनी तैयारियों को सामने रखा। नवदीप सैनी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नारायण सिंह ने। दिल्ली प्रीमियर लीग सीज़न 2 की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है ईस्ट दिल्ली राइडर्स के प्लेयर नवदीप सैनी। नवदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग की, सीज़न 2 है और जिस टीम से आप जुड़े हैं वो इनॉग्रल चैंपियनशिप उन्होंने जीता था, तो किस तरह से देखते हैं इस बार, क्या चांसेस लगते हैं, क्योंकि टाइटल को रिटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। बाकी टीमों के लिए क्या पता थोड़ा सा मुश्किल हो, पर इस टीम के लिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि लास्ट ईयर ये टीम चैंपियन रही है। तो इस टीम के जितने प्लेयर अभी हैं टीम में, जो लास्ट ईयर भी थे सेम टीम में, और जो स्टाफ है उनको पता है कि हमें किस तरह से लास्ट ईयर चैंपियन बने थे और इस साल भी उनको पता है कि हमें और किस तरह से बेटर होके चैंपियन ट्रॉफी दोबारा फिर रिटेन कर सकते हैं हम। जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरह का मंच मानते हैं आप दिल्ली प्रीमियर लीग को? बात करिए अगर डीपीएल की, दिल्ली प्रीमियर लीग की, ये काफ़ी बड़ा मंच है क्योंकि अभी लास्ट ईयर जब डीपीएल हुई थी तो उसके बाद से जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है डीपीएल में, तो उसके बाद से देखिए कितने लड़के आईपीएल में पिक हुए। इस वजह से इस साल भी जब होगी तो सबको पता है कि यार हमें अगर इसमें परफॉर्मेंस देते हैं तो आने वाला जो आईपीएल होगा उसकी ऑक्शन होगी, उसके लिए हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब तक ये डीपीएल नहीं था तब तक सब सारे जो बेहतरीन लड़के हैं वो ऐसे नज़र में नहीं आते थे, और जैसे डीपीएल होती है सारे जने देखते हैं, पूरा इंडिया देखता है कि कौन से बेस्ट लड़के हैं तो उनको चांस मिल सकता है कि आईपीएल में। तो मेरा मानना तो यह है कि इससे बेस्ट कोई भी स्टेज नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, इससे बेस्ट कोई स्टेज नहीं होती। बात करें भारतीय क्रिकेट की, जब आपने भारत को तो तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, ओडीआई टेस्ट में रिप्रेजेंट किया है और शानदार प्रदर्शन भी दिया है, लेकिन अभी बात करें जिस तरह से सीरीज चल रही है इंग्लैंड में, इंग्लैंड आगे हो गया, लॉर्ड्स से जीत रहा है, तो क्या लगता है आगे के चांसेस, क्या इंडिया इस सीरीज में अभी भी वापस आ सकती है? और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, यंग, जिस तरह से कहते हैं कि यंग प्लेयर सारे खेल रहे हैं, तो उस तरह जिन्होंने पिछले 2-3 मैच में परफॉर्मेंस दी है, बैट्समैन की बात करें या बॉलिंग की, तो सबने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो आने वाले अगले मैचेस मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये सीरीज़ जीतेंगे। बाकी स्टेट में भी होती है, पर हमारी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे जो दिल्ली के लड़के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इतने सालों से हम देखते हैं इंडिया को, अगर इंडिया की टीम में हर टाइम जो भी सीरीज़ चल रही होती है उसमें 3 से 4 प्लेयर हमेशा दिल्ली के रहते ही रहते हैं, इसलिए हमारी टीम, हमारी जो दिल्ली प्रीमियर लीग है ये डिफरेंट है। जी बिल्कुल, दिल्ली प्रीमियर लीग का आगाज़ होगा 2 अगस्त से, और बिल्कुल जिस तरह से नवदीप ने कहा कि जिस एक युवा खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और कहीं ना कहीं यहाँ से वो अपने आप को तराश कर आईपीएल में और देश की टीम के लिए भी खेल सकते हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन की रिपोर्ट को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए $10 अरब के मानहानि के मुकदमे की मांग की है। प्रशासन ने जूरी की ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस एक पत्र में आया है जो 2003 में बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जन्मदिन पर लिखा गया और उस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित खबर में इसका दावा किया गया। हालांकि ट्रंप ने ऐसी किसी भी बात का खंडन किया है। ट्रंप के वकील द्वारा दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि अखबार को पता था कि आर्टिकल झूठा है और उन्होंने सच्चाई की परवाह किए बिना ट्रंप के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कदम उठाया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।